हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 और हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। In Madras, Natesa Shastri published a massive four-volume collecting of Tamil folk tales, the folklore of southern India। हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स के लोग जो थे वो धीरे धीरे नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र की भावना अपने अंदर जगा रहे थे और क्या कुछ कोशिशें हो रही थी, वो टॉपिक हमारा चल रहा था। तो उसी की कड़ी में मद्रास में नतेसा शास्त्री ने बहुत बड़ा 4 हिस्सों में एक कलेक्शन लॉन्च किया जो था तमिल लोक कहानियां, जिसका नाम रखा गया फोकलोर यानी कि लोकगीत ऑफ साउथर्न इंडियन, दक्षिण भारत के लोकगीत या फोकलोर। He believed that the folklore was a national literature। उनका ये मानना था कि ये जो लोकगीत है ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का लिटरेचर है, यानी कि जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics। ये सबसे अधिक यकीन किए जाने वाला लोगों की असली सोच और उनके विशेष गुणों को दर्शाता था। क्या चीज? फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, मतलब इनके थ्रू रियल इंडियन पीपल की सोच क्या है, उनके विशेष गुण क्या है, वो सब इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते थे। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, nationalist leader became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism। तो जो राष्ट्र के नेता थे वो ऐसे आइकन्स और सिंबल्स को उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया जिससे कि लोग एक हो सके और उनके अंदर एक भावना हो, राष्ट्र की भावना, ताकि सब मिलकर जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट आवाज उठा सके। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolored flag, red, green and yellow was designed। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उसको उसमें 3 रंगों वाला एक झंडा डिजाइन किया गया। 3 रंग वो थे, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, येलो, पीला। तो इन 3 रंगों का एक झंडा तैयार किया गया। उस झंडे को स्वदेशी मूवमेंट में यूज किया गया। It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India। इसमें 8 कमल के फूल थे जो कि ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर था तो उन्होंने इंडिया को 8 प्रांतों में डिवाइड किया हुआ था। तो वो 8 प्रोविंसेस को 8 कमल के फूल रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड अ रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। उस झंडे में एक आधा या कर्व शेप का चांद भी था, लाइक दिस, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था। By 1921, Gandhi ji had designed the Swaraj flag। 1921 में तब गांधी जी ने एक स्वराज झंडा डिजाइन किया था। It was again a tricolor, red, green and white and had a spinning wheel in the center। इसमें भी 3 रंग थे, लाल, हरा, व्हाइट, और सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील यानी कि घूमने वाला एक पहिया लगाया हुआ था। रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। जो क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही थी इस झंडे के द्वारा कि खुद की मदद करना। गांधी जी की जो मतलब आप सोच थी वो ये थी कि हमें अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, किसी और की तरफ नहीं देखना है, हमें खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। वो आइडियल था वो उनका, जो आप कह सकते हो कि जो उनकी आज्ञा थी या उनकी जो सोच थी। Carrying the flag, holding it afloat during marches become a symbol of defiance, that is disobedience। तो उस झंडे को लेके चलना, उसको ऊपर उठाना, जब मार्च होते थे, प्रदर्शन करते थे, तो ये एक डिफेंस यानी कि डिसओबीडेंस, यानी कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ, वो झंडा उस चीज का सिंबल बन गया।
Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. एक और तरीका था जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना क्रिएट की जा सकती थी, और वो क्या थी? जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको दोबारा से खंगालना, उसको रिप्रेजेंट करना इंडियंस के आगे। By the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. तो 19th सेंचुरी के एंड में काफी सारे इंडियन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अगर अपने नेशन, अपने देश के लिए हमें एक गर्व की फीलिंग आनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए, या उसको प्रोड्यूस करना चाहते हो, इंस्टिल पैदा करना चाहते हो, तो जो भारत का इतिहास है उसे अलग तरीके से सोचना होगा। The British saw Indians as backward and primitive. ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो इंडियंस हैं वो बैकवर्ड यानी कि पिछड़े हुए हैं, एंड प्रिमिटिव और बहुत पुराने सोच विचारों वाले हैं, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, वो खुद के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकते, खुद के लिए कोई लॉ वगैरह नहीं बना सकते। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। इसके रिस्पॉन्स में भारतीयों ने क्या शुरू किया कि वो पीछे यानी पास्ट में जाना शुरू किया, देखना शुरू किया, ताकि भारत की महान अचीवमेंट, उपलब्धियों को डिस्कवर किया जा सके, क्योंकि ताकि अंग्रेजों को ये बताया जा सके कि हम लोग बैकवर्ड नहीं है, हमारे पीछे भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। They wrote about the glorious developments in the ancient times when art and architecture, the style or design of a building or buildings, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft, a job or activity for which you need skill with your hand, and trade had flourished. उन्होंने पुराने समय के उस शानदार विकास के बारे में लिखा जब कला और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ये क्या होता है? बिल्डिंग को डिजाइन करना, उसे बनाना, स्टाइल करना, उस चीज को आर्किटेक्चर में लेते हैं, जैसे आप आज नक्शे बनाते हैं। विज्ञान और मैथमेटिक्स, धर्म और संस्कृति, कानून और फिलोसफी, क्राफ्ट, जो जॉब या एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने हाथों का स्किल चाहिए, जो अपने हाथ से किसी चीज के रचना करते हो, और व्यापार, जब बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा था। तो मतलब जिस टाइम पे इंडिया बहुत ज्यादा खुशहाल था, तो उन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, उस टाइम के बारे में। This glorious time in their view was followed by history of decline when India was colonized. ये जो शानदार समा था उनके विचार में, उसके बाद एक पतन का समय आया, डिक्लाइन होता है नीचे जाने का, कि हिस्ट्री आई जिसमें नीचे होता गया, जो सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा था वो धीरे धीरे नीचे आ गया। और वो कब हुआ? जब इंडिया कोलोनाइज हुआ, मतलब जब किसी और कंट्री ने आके इंडियंस पे राज किया। इंडियंस की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन खुद की गवर्नमेंट बना के इंडिया पे रूल किया, दैट इज कॉल्ड कोलोनाइज्ड। These nationalist histories argue the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. तो इन राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया, ये प्रार्थना की, जो पढ़ने वाले थे, कि भारत की जो महान उपलब्धियां हैं पीछे पास्ट में, हिस्ट्री में, उनको सोच के, उनको पढ़ के आप गौरवान्वित महसूस करें, प्राउड फील करें, मान फील करें और संघर्ष करें, ताकि जो ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंडियंस की हालत बहुत ही खराब हो गई है, तरसयोग हो गई है, उसे बदला जा सके, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना जरूरी था। कंक्लूजन, तो इस सारे चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकला? A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. तो एक लगातार जो गुस्सा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के विरुद्ध, जिसे अब ब्रिटिश भी कह सकते हैं यहाँ पे, कि ब्रिटिश ने रूल किया था, तो उससे जो अलग अलग ग्रुप थे या क्लासेस थे इंडियंस में, वो सारे इकट्ठा होनी शुरू हो गई, और उन्होंने आज़ादी के लिए एक कॉमन स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक मतलब शुरू हो गया।
The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence. महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस ने जो लोगों की दुख तकलीफें थी उनको इकट्ठा किया और उनको एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट जिसका एक प्रॉपर टारगेट था, प्रॉपर तरीका था, उसको अरेंज करने की कोशिश की ताकि इंडिपेंडेंस यानी आजादी की लड़ाई इकट्ठी होकर लड़ी जा सके. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. ऐसे मूवमेंट्स के थ्रू जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने पूरे देश में एक यूनिटी, एकता बनाने की कोशिश की. बट एज वी हैव सीन, लेकिन जैसे हमने देखा है, diverse groups and classes participated in these movements with various aspiration and expectation. हमने पढ़ा है कि अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस ने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी इच्छाएं अलग थी. एस्पिरेशन होता है इच्छाएं, एंड एक्सपेक्टेशन, और उनकी उम्मीदें सबकी अलग अलग थी. कोई सब अपने अपने लेवल पर उम्मीद लगा के बैठे थे, अपने अपने अकॉर्डिंगली स्वराज का मीनिंग लगा के बैठे थे. तो इसीलिए हर किसी का जो थॉट प्रोसेस था वो अलग तरीके से चल रहा था. एज देयर ग्रीवियंसेस वर वाइड रेंजिंग, क्योंकि उनकी दुख तकलीफें बहुत विशाल थी. एक पुअर फार्मर की जो प्रॉब्लम थी वो थी रेंट पे ना हो पाना, उनका कर्ज था. जो अमीर थे उनको ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी. तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल आल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. तो अंग्रेजों से या जो बाहरी शक्ति है उससे आजादी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था. कोई ये सोच रहा था कि अगर मुझे ट्रेड करने की आजादी मिल गई तो ये आजादी है. कोई ये सोच रहा था कि अगर मुझे इस साल रेंट नहीं पे करना पड़ेगा या रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा तो ये आजादी है. किसी को ये था कि अगर हम लोग फ्रीली दूर दूर मूव कर सकते हैं तो ये आजादी है. तो इसीलिए उनकी दुख तकलीफों के अकॉर्डिंगली आजादी का मतलब सबके लिए अलग अलग हो रहा था. द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस. कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि ये जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म किया जाए, उनको हल किया जाए. एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट अलाइनेट अदर. और एक ग्रुप की डिमांड किसी दूसरे ग्रुप को अलाइंड यानी कि अलग ना कर दे. अब जैसे छोटे किसानों का ये था कि वो जमीन किराए पे लेकर अपना खेती करते थे, तो वो ये चाहते थे कि उनका जो किराया है, अगर फसल कम हुई है या किसी साल अच्छी नहीं हुई तो उनका किराया माफ किया जाए. लेकिन इससे जो अमीर किसान थे या जो मतलब जमीन किराए पे देते थे, ये चीज उनको अच्छी नहीं लगी. तो इस तरीके से मतलब ये इंश्योर करना था कि एक ग्रुप की डिमांड पूरा करते हुए कहीं दूसरा ग्रुप सेपरेट ना हो जाए. This is precisely why the unity within the movement often break down. और एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है कि इसी वजह से जो यूनिटी थी वो मूवमेंट के अंदर अक्सर टूट जाती थी, क्योंकि एक ग्रुप की डिमांड को पूरा करने के लिए अक्सर आपको दूसरे ग्रुप को नाराज करना होता था. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. तो जो कांग्रेस एक्टिविटी के और जो राष्ट्रवादी थे उनका हाईएस्ट पॉइंट क्या था कि जब उन्होंने इकट्ठा किया यूनिटी बन गई. कांग्रेस की एक्टिविटी और राष्ट्रवादी एकता के हाई पॉइंट के बाद फिर ऐसा फेस आया जहां पर डिसयूनिटी हो गया, अलग अलग हो गए और ग्रुप्स के अंदर संघर्ष हो गया. जो तालमेल था वो नहीं हो पाया, मतभेद हो गए. मतभेद होने की वजह से एक यूनिटी नहीं बन पा रही थी, जिससे जो लड़ाई थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक होते उसमें रुकावट बन रही थी. तो ये जो चैप्टर है वो आपका आज फिनिश हुआ. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. इसको एक बार और रीड जरूर करना है आप लोगों ने. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.